नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल यानी एनसीईआरटी सिलेबस में आपका स्वागत है। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सफलता मिलने के बाद जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हिस्ट्री क्लास चल रही है। आज चैप्टर 3 भोजन संग्रह से उत्पन्न उत्पादन तक। नई नुओं का भोजन। आज नई नुओं अपना मन पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वैश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के पीछे बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नई नुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितने मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों? विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। ये तो सही बात है दोस्तों। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी ये अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा किया है। खेती और पशुपालन की शुरुआत अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहें। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिलती है, बीज कैसे अपनी डंठल को टूटकर गिराते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उससे पौधे का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधे की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। आगे चलो देखते हैं दोस्तों। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा के लिए और इस तरह के धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को पालतू क्यों क्यों बनाया गया? रक्षा करने के लिए। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे का जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही उनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन से जंगली सुअर का है और कौन से
पालतू सूअर का। बचने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर को कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने से खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी दी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? आपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाक का भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या में बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 14। देखो, क्या तुम्हें कई नीली वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक भी विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका में तुम यह भी जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अनाज और हड्डियाँ, पूरा स्थल। देखो, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये आधुनिक पाकिस्तान मेहरगढ़ में ज़्यादा पाए जाते थे। मैप में देखिए, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्ली हावा आधुनिक उत्तर प्रदेश में पाया गया था। चावल, मवेशी, मिट्टी के खुरों के निशान, आधुनिक उत्तर प्रदेश महागढ़ में पाया गया था। और गेहूँ और दलहन, आधुनिक कश्मीर गुफट्राल में पाया गया। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये आधुनिक कश्मीर बुर्जहोम में पाया गया था। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिराद आधुनिक बिहार में पाया गया था। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, हल्लूर, आंध्र प्रदेश में पाया गया था। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, आधुनिक आंध्र प्रदेश पय्यमपल्ली में पाया गया था। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। आओ आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों
को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे ज़्यादा उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण का युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग आज अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तयुगीन और औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पूरा स्थल से कई प्रकार की मिट्टी बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसा आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाते थे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा है? अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्रायः कृषक और पशुपालन समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वान ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से प्रचलित रहे। जनजाति। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार के एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इनमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दांवकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का भी काम साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। वे अनुभवी व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान का अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजाति की संस्कृत परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के
बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः एक वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियां की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली। इससे लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। पहले और बाद के स्तर, जब पुरातत्व किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के और कौन से बाद के हैं। इस चित्र में देखो, मान लो लोगों के सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किए। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे मकान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीनें धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीलों की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचले ताहे आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृत्यु के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उनके साथ इस घर की क्या समानता है? दौनजली हेडिंग ढूंढो। यहाँ पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर यहाँ खरल और मुसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग के लिए भोजन उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरे स्थल को कस्टम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन मिले हैं। दिया गया है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? हाँ, तो देखिए, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक इसलिए रहते थे कि पौधों को बीज बोने से आप पाओगे कि इसे विकसित होने में काफ़ी दिन लग जाता है या महीने लग जाता है या फिर साल लग जाता है। इसलिए जब पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। तो नई नूह अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए? नई नूह अगर चावल खाना चाहती हैं तो उन्हें कोल्लीड हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश के महागढ़ा उत्तर प्रदेश के चावल उत्पादन ज़्यादा होती है। नई नूहों को वहाँ जाना चाहिए। तो आगे है पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकार करते थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकार करते थे और बाद में उन्होंने धीरे धीरे पशुपालन करने के लिए
चारे रखकर जानवरों को आकर्षित करने लगे थे। अब ये आ गया है आप ये ट्रू और फॉल्स देखिए। हल्लुर में ज्वार और बाजरा मिला है। हाँ सही है। बुर्जहोम के लोग आयताकार घरों में रहते थे। ये तो गलत है। चिरात कश्मीर का एक पूरा स्थल है। ये भी गलत है। जेटाइट जो दंजली हेडिंग में मिला है चीन से लाया गया था। हाँ ये सही है। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे।